हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्यूटर्स जेई। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का नया टॉपिक, नया चैप्टर, एकदम नया नया वेक्टर्स। पिछली वीडियो तक हमने इंटीग्रल कैलकुलस खत्म कर लिया, जो कि हमारा बेसिक मैथ्स का पार्ट समाप्त हो चुका है। वो जाकर के देख लो। फिजिक्स प्रॉपरली अब हम स्टार्ट करेंगे, जो प्रॉपर फिजिक्स है वेक्टर से स्टार्ट करेंगे और अब आगे तक जाएगी। बेसिक मैथ्स मैथमेटिकल टूल्स प्रोवाइड करते हैं हमको, जो हमें आने चाहिए और वो हमने कवर कर लिया है। उससे ज्यादा मैथ्स यार जरूरत नहीं है आप लोगों को थोड़े बहुत आगे आकर के जैसे जैसे आगे चलोगे वैसे वैसे आपको उतनी मैथ्स आ जाएगी जितनी रिक्वायर्ड है। हालांकि वो जितनी फिजिक्स के लिए चाहिए बेसिक बेसिक वो मैंने पूरी कंप्लीट करा दी उधर, ठीक है। अब फटाफट कॉपी निकालो, फटाफट पेन निकालो और सुंदर सी हेडिंग डाल करके लाल पीले नीले पेन से वेक्टर्स लिख दो और स्टार्ट कर लो। चलो स्टार्ट हो जाओ फटाफट। चैप्टर का नाम आ गया है वेक्टर्स। चलिए यार, वेक्टर्स शुरू करने से पहले मेरे को काफी सारी छोटी छोटी बातें बतानी है, काफी सारी छोटी छोटी बातें। अब वो छोटी छोटी बातों में क्या क्या है, देखो यार, हमने काफी सारी फिजिकल क्वांटिटीज पता है हमको, काफी सारी फिजिकल क्वांटिटीज, काफी उसमें मेजरेबल है, काफी उसमें नॉन मेजरेबल है। अब नॉन मेजरेबल से आप क्या समझ रहे हो, जैसे मैं बताता हूँ। फिजिकल क्वांटिटीज, मान लो मैं इसको PQ से लिख देता हूँ, क्या है ये, फिजिकल क्वांटिटीज। अब इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाती है यार, मास, टेम्परेचर, प्रेशर, और बताओ एक आध, वेलोसिटी, स्पीड। ये सब क्या है, इन सबको मैं मेजर कर सकता हूं। मास सबको पता है 6 kg, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर भी ऐसे ही, वेलोसिटी भी ऐसे ही, स्पीड भी ऐसे ही। हम इनको मेजर कर सकते हैं, हम इनको मेजर कर सकते हैं। और वहीं अगर दूसरी बात मैं बोल देता हूं, जैसे कि मान लो पेन, थॉट्स, लड़कों के लिए लव, सेम लड़कों के लिए हेट्रेड, ठीक है। ये सारी क्या है, ये क्वांटिटीज क्या है, ये क्वांटिटीज मैं मेजर नहीं कर सकता। कितना प्यार है तुझको, तू मुझसे कितना प्यार करता है, साबित करके बता। तो क्या मैं उसको बता सकता हूं कि नहीं यार मुझे तेरे से 10 प्यार है, ऐसे थोड़ी बता पाएंगे यार। तो लव, हेट्रेड, थॉट्स, ये सब मेजरेबल नहीं है। सारी क्वांटिटीज मैं मेजर नहीं कर सकता, वहीं इनको मैं क्या कर सकता हूं, इनको मैं मेजर कर सकता हूं। अब ये जो मेजरेबल क्वांटिटीज है मेरी, मास, टेम्परेचर वगैरह, इन सब के लिए मेरे को दो चीजें चाहिए होती हैं, जिसमें पहली होती है मैग्नीट्यूड, पहला होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है यूनिट, ठीक। अगर मेरे को मम्मी बोलती है, मम्मी, मेरी माताजी मेरे को बोलती है जा सेब लेके आ, मेरे को माताजी ने बोला सेब लेके आ, मैं गया सेब वाले के पास, मस्त, भैया 2 सेब ले दो। क्या बोलेगा वो, ये लो ले जाओ, फ्री में ही ले जाओ, क्या पैसे दोगे इसके। लेकिन अब मैं माताजी के पास जाऊंगा, माताजी तो थप्पड़ मारेंगी। फिर अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम यार ये हुई कि मैं यूनिट नहीं लगाया, मुझे यूनिट की अहमियत नहीं पता थी। मैंने शौर्य सर की ट्यूटर्स डे पे क्लास नहीं ली थी, है ना, तो मुझे यूनिट की अहमियत नहीं पता थी। अब यूनिट की अहमियत क्या है कि अगर मैं उसको जाकर के बोलूंगा कि 2 किलो सेब दे दो भैया, तो वो 2 kg सेब देगा। अब यहाँ पे केजी का बहुत इंपॉर्टेंस है। हर मेजरेबल क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड का भी इंपॉर्टेंस है और यूनिट का भी इंपॉर्टेंस है। मैं केवल जाकर के उसको केजी बोल दूं कि केजी सेब दे दो, तो वो सीधा बोले क्या आईटीएन बनेगा यार तू, तुझे पता ही नहीं कितनी लेनी है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, एक मैग्नीट्यूड, एक यूनिट, और ये दोनों मुझे समझ में आना चाहिए। तो ये मेरे क्या हो गए, फिजिकल क्वांटिटीज। अब इन्हीं में एक नई चीज आ जाती है, नया मोड़ आ जाता है। इस टीवी सीरियल में एक नया मोड़ आ गया, और वो नया मोड़ क्या है, वो नया मोड़ होता है स्केलर्स। स्केलर्स, अब स्केलर्स क्या हो गए, स्केलर्स हो गए यार, क्या मैं इन्हीं को स्केलर्स बोल दूं। स्केलर, मेरे पास स्केलर में क्या होगा भैया, न्यूमेरिक टर्म, न्यूमेरिक टर्म तो है ही है, साथ में यूनिट भी है। न्यूमेरिक टर्म तो है ही है, साथ में यूनिट भी है। हाँ सही बात है, स्केलर हमारे क्या होते हैं, यही तो होते हैं। 2 kg आम स्केलर क्वांटिटी है, 4 kg मान लो खीरे ले लो, 10 kg तो ज्यादा हो गया, 1 kg अंगूर ले लो, स्केलर क्वांटिटी। मास, मास की बात कर रहा हूं यहाँ, मास की बात कर रहा हूं। मास क्या है मेरा, स्केलर क्वांटिटी। वही दूसरा मोड क्या आता है यार, मेरी प्रेरणा के बाद कोमोलिका, कोमोलिका होती है मेरी वेक्टर, ठीक। दूसरी चीज हो जाती है मेरी वेक्टर। अब वेक्टर में क्या चीजें हैं,
वेक्टर में मेरे पास न्यूमेरिक टर्म तो है ही है सर, न्यूमेरिक टर्म तो है ही है, साथ में यूनिट भी है, साथ में डायरेक्शन भी है। अब फिर आ गया यार, दिमाग चकरा गया यार सर, दिमाग चकरा गया मेरा यार। सर मुझे अब ये थोड़ी ना पता होगा कि यार डायरेक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है। सर डायरेक्शन की क्या इंपॉर्टेंस, क्यों डायरेक्शन चाहिए, क्यों वेक्टर्स चाहिए। मेरा काम चल तो रहा था 2 केजी से मम्मी ने बोली मैं ले आया, 4 केजी अंगूर पापा ने बोले मैं ले आया। अब मेरे को वेक्टर्स की क्या जरूरत आ गई, क्यों पढ़ना है मुझे वेक्टर्स, तो वेक्टर्स की भी जरूरत है। एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैंने पढ़ा था, बहुत अच्छा एग्जांपल, कि मान लो कि तुम्हारा खजाना छुपा हुआ है, हालांकि मैंने कहीं पढ़ा है, मेरा नहीं है, कहीं खजाना छुपा हुआ है और तुम्हारी मम्मी ने, तुम्हारे पिताजी ने बोला कि बेटा हमारे घर से 5 किलोमीटर दूर खजाना है तेरे लिए, हमने छुपा के रखा है। अब मैं गया खजाना ढूंढने और मैं इतना जल्दी में था कि मैंने सुना ही नहीं कि किधर है, मैंने बस ये सुना कि 5 किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर दूर है। अब ये मेरा घर, ठीक, ये मेरा घर। अब आधे बच्चे सोच रहे हैं खजाना बचाने के चक्कर में झोपड़ी में रहने लगे। अब 5 किलोमीटर इधर भी हो सकता है, 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 इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, किधर भी हो सकता है 5 किलोमीटर तो यार। अब मैं साला पागल बन गया कि भैया 5 किलोमीटर किधर, 5 किलोमीटर किधर। अब मैं खुदाई करते करते पागल हो गया कि भैया किधर है। फिर मेरे दिमाग में चलो पापा से पूछ के आते हैं। अब मैं गया, पापा ने बोली कि तुझे ही ज्यादा जल्दी थी खजाने की, मैं तो बता ही रहा था कि 5 किलोमीटर ईस्ट में है खजाना। मैं गया, मैंने बोला 5 किलोमीटर ईस्ट में चलते हैं, 5 किलोमीटर ईस्ट में खजाना है। मैंने यहाँ पे खुदाई करी, मुझे खजाना मिल गया, अगर मान लो पिताश्री हमारे डायरेक्शन नहीं बताते तो क्या होता, बेचारा मैं तो गरीब ही रह जाता। पिताजी अगर डायरेक्शन नहीं बताते तो मैं तो गरीब ही रह जाता। तो इसीलिए हमारा वेक्टर जरूरी है। अभी ये तो बहुत एब्सर्ड सा हो गया एग्जांपल, लेकिन जब हम फिजिक्स में बात करते हैं तो वेक्टर्स की काफी अहमियत होती है। फोर्स हमारी एक वेक्टर है और मैं किसी बॉडी पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि वर्टिकली डाउनवर्ड है या वर्टिकली अपवर्ड है या हॉरिजॉन्टल है, किस डायरेक्शन में फोर्स है। तो वहां पर डायरेक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए हम वेक्टर पढ़ते हैं। और अगर आपका वेक्टर बहुत वीक है तो आप फिजिक्स में कहीं स्टैंड नहीं कर पाओगे, सच बता रहा हूं, ठीक है। इतना नोट कर लो, अगर लगे जरूरी है नोट करना, इसमें क्या लव हेट्रेड की बात है तुम नोट करोगे, लेकिन कर लो। जो जो भी मैंने बोला है, जो जो भी मैंने लिखा है, कुछ कुछ लमसम आइडिया बना के लिख लो, ठीक है। चलो, ला 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 ला। ला 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 ला। चलिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा कि सर जरूरत क्यों है वेक्टर्स की, ठीक है। अब हमने ये तो समझ में आ गया कि सर डायरेक्शन की जरूरत तो होती है, वरना मैं तो गरीब रह जाऊंगा, ठीक है। डायरेक्शन की जरूरत होती है। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। कैसे एक वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखो यार, ऐसा तो है नहीं कि वेक्टर कोई एक नई सी क्वांटिटी है, कोई अलग से न्यूटन जैसा परमात्मा उतर के आया, उसने उसको रिप्रेजेंट करने का एक अलग तरीका दिया, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सिंपल है, किसी भी वेक्टर को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, डैश लगा के, एरो लगा के, या उसको बोल्ड में लिख के। एक ऐसे भी लिखा होता है, कई बुक्स में ऐसे बोल्ड करके लिखा होता है। ठीक है, ऐसे बोल्ड करके लिख देंगे। ये तीनों का मतलब है कि हम वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है, ठीक।
तीन अलग अलग तरीके हैं, कई बुक्स में इस तरीके से लिखा होता है, कई बुक्स में ऐसे लिखा होता है, मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा केवल डैश लगा के, ठीक। अब ये वेक्टर हो गया। अब वेक्टर में हमने क्या क्या बात किया, वेक्टर में हमने क्या क्या बात किया, किन किन तीन चीजों की जरूरत होती है, पहला हमारा मैग्नीट्यूड, दूसरा हमारा डायरेक्शन, तीसरा हमारी जो न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक है भाई, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। चलिए, अगर वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस है तो मैं किसी भी वेक्टर को कैसे लिख सकता हूं, मान लो कोई एक ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर में मेरे को मैग्नीट्यूड की जरूरत है। अब ये मॉड क्या होता है, अगर मैं किसी वेक्टर को ऐसे लिख रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ये क्या है, ये हमारा मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए का। ऐसे ही अब दूसरी चीज क्या जरूरत होती है, एक तो मैंने मैग्नीट्यूड लिख दिया, एक मैं लिखूंगा डायरेक्शन, एक मैं लिखूंगा डायरेक्शन, तो मेरे पास मैग्नीट्यूड भी आ गया, मेरे पास डायरेक्शन भी आ गया। ये ए कैप, इसको हम बोलते हैं ए कैप, इसको क्या बोलते हैं, ए कैप, ए कैप, ए कैप, तो भी पहना दी है बिल्कुल, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ठीक। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। लेकिन अब मैं ट्विस्ट लाता हूं गेम में, अब मैं गेम में फिर से ट्विस्ट लेके आता हूं। ट्विस्ट ये है कि यार हमने बोल दिया वेक्टर क्वांटिटी क्या है सर, जिसमें डायरेक्शन और जिसमें मैग्नीट्यूड दोनों हो वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन मैं टीचर हूं, मैंने बोल दिया कि गलत बता रहे हो बेटा, थोड़ा सा और पढ़ के आओ। अब केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से मैं ये नहीं बोल सकता कि वो वेक्टर है। वेक्टर के लिए हमें एक कंडीशन, जो हमारी कंडीशन है, हम ये तो समझ गए कि सर मैग्नीट्यूड की भी जरूरत है और हमें डायरेक्शन की भी जरूरत है, ये तो हम समझ गए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की। लेकिन जो कंडीशन है, जो हमारी कंडीशन है वेक्टर के लिए, वो कंडीशन ये है कि शुड फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, शुड फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अब ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जैसी चीज क्या है। अब दिमाग में घंटी बजी ना, घंटी बजी, घंटी बजी इस बात की सर कंडीशन क्या होती है, घंटी बजी की सर कंडीशन क्या होती है। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है, मान लो ईस्ट की तरफ मेरा चार न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और ईस्ट डायरेक्शन में ही 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में ही 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, क्या 7 न्यूटन आ जाएगा। हाँ सर ये क्या पढ़ा रहे हो जितनी चीजें, 4 और 3 7, सही बोल दिया एकदम, 4 और 3 7, दोनों ही सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो सिंपली ऐड कर दिया 7 न्यूटन। अब मैं भी बेवकूफ नहीं बेटा, आपके पूरे मजे लूंगा। अब बताना, 4 न्यूटन की फोर्स ईस्ट तरफ लग रही है, ईस्ट की तरफ लग रही है, और 3 न्यूटन की फोर्स वेस्ट की तरफ लग रही है। 4 न्यूटन की फोर्स ईस्ट की तरफ, 3 न्यूटन की फोर्स वेस्ट की तरफ। इसका रिजल्टेंट 1 न्यूटन आएगा, इसका रिजल्टेंट 1 न्यूटन आएगा, इसका रिजल्टेंट 1 न्यूटन आएगा। हाँ सर हो सकता है, हो सकता है 4 की फोर्स इधर खींच रही है, 3 की फोर्स इधर खींच रही है, तो नेट में इधर ही खींचूंगा, लेकिन कुछ कम से खींचूंगा, सही बात है ना, ज्यादा फोर्स इधर खींच रही है, कम फोर्स इधर खींच रही है, तो मैं थोड़ा बहुत इधर खींचूंगा। हाँ लॉजिकल बात है, सही बोल रहे हो आप। चलो और थोड़े मजे लेते हैं आपके, और थोड़े आपके मजे लेते हैं। अब बताना, इधर ही बनाते हैं, चलो। 3 न्यूटन की फोर्स इधर लग रही है ईस्ट की तरफ, ठीक है, 3 न्यूटन की फोर्स ईस्ट की तरफ है, 4 न्यूटन की फोर्स नॉर्थ की तरफ है। अब बताओ किधर लगेगी, अब रिजल्टेंट किधर आएगा, अब रिजल्टेंट किधर आएगा। अब आया ना मजा बेटा, अब आया ना मजा। देखो अब मेरा इधर आएगा, और वो कितना आएगा 5 न्यूटन, वो कितना आएगा
5 न्यूटन। कितना आएगा? 5 न्यूटन। अरे भाई साहब, 4 न्यूटन और 3 न्यूटन को ऐड करा तब भी 7 न्यूटन, 4 न्यूटन 3 न्यूटन को ऐड करा तब 1 न्यूटन, 4 न्यूटन और 3 न्यूटन को ऐड करा तब 5 न्यूटन। ये क्या चल रहा है? इसका क्या था? 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 7। अच्छा, 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 1। और ये क्या है? ये 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5। अरे सर क्या बता रहे हो सर? ये क्या, कौन सी मैथ्स चल रही है यहाँ पर सर? पर बेटा सत्य यही है, सत्य यही है। ये चीज हमारी डिपेंड कर रही है कि हमारा एंगल क्या है। आप देखो इधर एंगल क्या है, आप देखो इधर एंगल क्या है, आप देखो इधर एंगल क्या है। लेकिन हम इस चीज को अगर समराइज करके बोलें, अगर हम इस चीज को समराइज करके बोलें तो दो वेक्टर का एडिशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? जैसे मान लो दो वेक्टर है मेरे पास ए और बी, दो वेक्टर है ए और बी, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो हो सकती है ए माइनस बी और मैक्सिमम हो सकती है ए प्लस बी। अब इसमें हमने दोनों ही केस देख लिए। जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 7 न्यूटन है और जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 न्यूटन है। ध्यान से देखना, ये मॉड लगाया हुआ है मैंने, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। अब 7 न्यूटन है, 7 न्यूटन, मैक्सिमम वैल्यू 7 न्यूटन, मिनिमम वैल्यू 1 न्यूटन। तो अगर मैं ये कहूं कि सर 4 न्यूटन और 3 न्यूटन के अगर दो वेक्टर हैं, उनके सम की मैक्सिमम वैल्यू 7 हो सकती है और मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है, और उनके बीच में 1 से 7 के बीच में कुछ भी आ सकता है उनका रिजल्टेंट। तो ये बात सत्य मान लेना आप लोग, ये बात आप लोग सत्य मान लेना कि a प्लस बी या फिर 4 प्लस 3 का एडिशन 1 न्यूटन से 7 न्यूटन के बीच में कुछ भी आ सकता है। 1 न्यूटन से 7 न्यूटन के बीच में कुछ भी आ सकता है। जैसे ये देख लो, 4 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन, 1 न्यूटन से 7 न्यूटन के बीच में कुछ भी आ सकता है, चाहे वो 1.5 हो, चाहे वो 6.5 हो, चाहे वो 5 हो जो कि निकाल के भी बता दिया है, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 3.5 हो, कुछ भी हो, लेकिन 1 से 7 के बीच में रहेगा। रहेगा कि नहीं? रहेगा। ठीक, ये बात समझ में। और जैसे जैसे हम चीजों को कुरेदेंगे, जैसे जैसे डिटेल में जाएंगे और क्लियरली समझ में आएगा। इतना नोट कर लो क्योंकि इसमें नोट करने की चीजें हैं। ठीक है, चलिए फटाफट। कंडीशन ये याद रहनी चाहिए, शुड फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अब इसी पे डाउट लेके आते हैं। चलिए अब इसी पर हम डाउट लेकर के आते हैं। जैसे हमने कंडीशन लिखी थी कि शुड फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, है ना, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ये फॉलो करना चाहिए, तभी वेक्टर वेक्टर है। अब ऐसी क्वांटिटीज भी होती हैं जिनके पास डायरेक्शन है, जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन वो वेक्टर नहीं है। एग्जाम्पल, एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है, वो है हमारा करंट के पास डायरेक्शन होती है ना, कि वो किस डायरेक्शन में फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जा रहे हैं तो करंट इस तरफ जा रहा है। ठीक, डायरेक्शन हो गई। मैग्नीट्यूड होता है 2 न्यूटन 3 न्यूटन, लेकिन न्यूटन बोल रहा हूं, 2 एम्पियर 3 एम्पियर। ठीक, अगर मान लो ये 90 डिग्री है, ठीक है, मान लो ये 90 डिग्री है और ये 2 एम्पियर करंट है, 3 एम्पियर करंट है, तो इनका रिजल्टेंट मान लो इस तरफ जा रहा है, तो कितना आएगा? 5 एम्पियर आएगा कि नहीं आएगा? इतनी तो करंट इलेक्ट्रिसिटी आप लोगों ने पढ़ ली होगी। 2 एम्पियर 3 एम्पियर तो रिजल्टेंट 5 एम्पियर। ठीक है, अब मान लो अब ये 90 डिग्री था, अब मैंने क्या करा, मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है, ये मान लो 30 डिग्री है और यहां से 2 एम्पियर आ रहा है, यहां से 3 एम्पियर आ रहा है और यहां पे मेरा फाइनल जा रहा है। क्या अभी भी फाइनल 5 एम्पियर ही रहेगा? क्या अभी भी फाइनल 5 एम्पियर ही रहेगा? बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा, कोई चेंज नहीं है, 5 एम्पियर ही रहेगा। ठीक, अब ऐसी क्वांटिटी जिनके पास डायरेक्शन है, जिनके पास मैग्नीट्यूड है,
लेकिन वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर रही। अगर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो हो रहा था तो यहाँ पे अलग अलग वैल्यू होती, जैसे कि हमने नीचे वाले केस में देखा, ठीक है, जैसे कि हमने नीचे वाले केस में देखा, लेकिन यहाँ पे वैल्यूज अलग अलग नहीं है, 5 एम्पियर 5 एम्पियर, इसलिए करंट वेक्टर नहीं होता, इसलिए करंट वेक्टर नहीं होता। करंट होता है हमारा टेंसर क्वांटिटी, करंट होता है हमारा टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटीज आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जेई में कभी इस चीज पर ऐसा सवाल नहीं पूछा, आपकी इंजीनियरिंग में आएगा। टेंसर क्वांटिटीज बस क्या होती हैं आपको हल्का सा आइडिया होना चाहिए, ताकि आप वेक्टर और टेंसर में कंफ्यूज ना हो, ठीक है, समझ गए? अब उतार लो फटाफट। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया? हमने देख लिया वेक्टर की बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज वगैरह, फिर हमने देख लिया रिप्रेजेंटेशन क्या है। क्या अब मुझे ये समझ में आ गया कि स्केलर में और वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है? स्केलर हमारे जो होते हैं केवल न्यूमेरिक वैल्यू यूनिट, प्लस हमारे स्केलर कोई भी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करते, उनको कोई ऐसा कंडीशन नहीं है। वेक्टर्स में हमारे पास कंडीशन होती है कि उनको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करना पड़ता है, ठीक। चलिए, अब डायरेक्शन की बात अगर छिड़ी ही है, अगर डायरेक्शन की बात चल ही रही है, तो डायरेक्शन को थोड़ा और आगे लेकर के जाते हैं, डायरेक्शन को थोड़ा और आगे लेकर के जाते हैं। ये मान लो मेरा मैप है, मैपिंग है ये मेरी, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। ये आपको एज इट इज याद होना चाहिए, ये आपको एज इट इज याद होना चाहिए, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। अगर कोई वेक्टर ऐसे लग रहा है, बिल्कुल 45 डिग्री है, ठीक, तो ये कौन सी डायरेक्शन है? ये डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। ऐसे ही इधर अगर 45 पे लग रहा है तो मैं बोलूंगा साउथ ईस्ट। इधर लग रहा है 45 पे तो मैं बोलूंगा साउथ वेस्ट, और इधर लग रहा है 45 पे तो क्या बोलूंगा? नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, ये समझ में आया? नॉर्थ ईस्ट तभी होगा जब एंगल 45 डिग्री है, साउथ ईस्ट तभी होगा जब एंगल 45 डिग्री है, साउथ वेस्ट तभी होगा जब एंगल 45 डिग्री है, और नॉर्थ वेस्ट तभी होगा जब एंगल 45 डिग्री है, ठीक है। ये तो हमारे हो गए 45, जो बहुत ही जनरल केस हो गया। अगर 45 डिग्री ना हो एंगल, तो अगर 45 डिग्री ना हो, अभी मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, ठीक है, कि कैसे मेरे को डायरेक्शन पे कंफ्यूज करेंगे क्वेश्चंस, डायरेक्शन पे कंफ्यूजन बनता है, ठीक है। अब आप थोड़ा सा दिमाग खोलना, अब आपको क्या करना है? थोड़ा सा दिमाग खोलना है। खोल लिया? चलिए, पेचकस लेकर के खोलने को नहीं बोला है, सुनना ध्यान से, ठीक है, ध्यान से सुनना है आप लोगों को, गौर से। चलिए, सेम चीज फिर से बना दी, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट। अब मैं बोल रहा हूं कोई एक वेक्टर है जो कि यहां से 30 डिग्री बनाया है, कोई भी ए वेक्टर मान लो, जो कि ईस्ट से 30 डिग्री बना रहा है नॉर्थ की तरफ। मतलब मेरा जो वेक्टर है वो ऐसे चला है 30 डिग्री, ठीक, ऐसे 30 डिग्री चला है, ऐसे 30 डिग्री चला है, तो मैं इसको बोलूंगा, इसका डायरेक्शन जो है वो है 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक, समझे? 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट के 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ, समझ आया? ईस्ट के 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ, ऐसे मान लो यहां पर ये 60 डिग्री है, ठीक है, 60 डिग्री है। अब बताओ, अब बताओ, आगे दिमाग में क्लिक करा क्या? 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, भैया नॉर्थ ये रहा, 60 डिग्री में वेस्ट की तरफ जा रहा हूं, 60 डिग्री में वेस्ट की तरफ जा रहा हूं। अब कई लौंडों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये 30 डिग्री है तो मैं उल्टा भी तो लिख सकता हूं। हाँ, बिल्कुल लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ऐसे भी लिख सकते हो, सेम चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, नजरिया है, देखने का नजरिया है। 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट भी लिख सकता हूं और 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ भी लिख सकता हूं, ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल क्लियर हुआ ना? क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं केवल डायरेक्शन गलत इंटरप्रेट करके, ठीक है। चलिए,
अब क्या बताना है, फटाफट आपको एक चीज और बता दें। चलिए अब बताते हैं आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। फटाफट अब आपको क्या बताने वाले हैं, अब हम आपको बताने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। बेचारा काला पेन खाली पड़ गया, काला पेन खाली हो गया है। देखिए पहला हमारा क्या है, पहला हमारा इक्वल वेक्टर्स, नाम से समझ में आ रहा होगा, इक्वल वेक्टर्स नाम से समझ में आ रहा होगा। एक वेक्टर है ऐसे, एक वेक्टर है ऐसे, ठीक। इक्वल वेक्टर्स मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही सेम होना चाहिए। जेई में कई बार ऐसा गेम बनता है, मोमेंटम क्या है हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है और आपको ऑप्शन ऐसे दे देता है मोमेंटम इज सेम, मोमेंटम इज नॉट सेम, ऐसे कई ऑप्शन बना देता है, ठीक है। तो मोमेंटम मेरी एक वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी सेम या इक्वल तभी हो सकती है जब इसका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों सेम हो, ठीक। मैग्नीट्यूड भी देखो 4 न्यूटन ही है, 4 न्यूटन ही है, डायरेक्शन भी देखो दोनों की इसी तरफ है, ईस्ट की तरफ, ठीक। एक चीज मैं बताना भूल गया, वो आपको बता देता हूं कि सर एक वेक्टर जो मैं ऐसे एरो बनाता हूं, चलो बाद में बताऊंगा, अभी कर लो बाद में बताऊंगा, ज्यादा डिस्टर्ब हो जाओगे वरना, ठीक, बाद में बताता हूं, ठीक। अब ये है, इसके बाद मेरा नेगेटिव वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर मतलब कि ऊपर का उल्टा ले लो, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, मैग्नीट्यूड इज सेम, डायरेक्शन इज कंप्लीटली रिवर्स्ड, डायरेक्शन इज कंप्लीटली रिवर्स, ठीक है। नेगेटिव वेक्टर समझ गए भैया, मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन ही है, लेकिन एक अगर इस डायरेक्शन में है दूसरा उस डायरेक्शन में होना पड़ेगा तभी नेगेटिव वेक्टर्स आएंगे, ठीक है। थर्ड पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स मतलब भैया अरे रे, अब इसमें देखो मैग्नीट्यूड भले ही अलग हो गया, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड अलग अलग है, लेकिन डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड इज डिफरेंट बट डायरेक्शन इज सेम, ठीक। चलिए चलिए फोर्थ एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ठीक। एंटी पैरेलल वेक्टर्स मतलब कि भैया समझ गए, अब तो समझ ही गए हो यार, कि देखो मैग्नीट्यूड डिफरेंट एंड डायरेक्शन अपोजिट, एक बात पहले आपको बता दूं, मैग्नीट्यूड डिफरेंट होना जरूरी नहीं है, इट्स नॉट द कंडीशन। मैं बोल रहा हूं अगर मैग्नीट्यूड सेम भी है और डायरेक्शन भी सेम है तब भी वो पैरेलल वेक्टर है, मतलब अगर मैं बोलूं इक्वल वेक्टर पैरेलल हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, हो सकते हैं। ऐसी सेम चीज इसके साथ है, मैग्नीट्यूड अलग भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है, ठीक। पांचवा पांचवा जीरो वेक्टर, ये तो आप समझ ही गए होंगे क्या होगा, मैग्नीट्यूड जीरो, मैग्नीट्यूड जीरो, ठीक, मैग्नीट्यूड जीरो, ऐसे इसको डिनोट करते हैं जीरो वेक्टर, ठीक है, ऊपर वेक्टर का साइन लगा के। छठा, इसको नल वेक्टर भी बोलते हैं, इसको नल वेक्टर भी बोलते हैं। छठा हम ले लो कोप्लेनर वेक्टर्स। अब कोप्लेनर वेक्टर्स मतलब मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड कुछ भी हो गया लेकिन सेम प्लेन में है, जैसे कि ये हमारे सेम प्लेन में, जैसे कि मान लो ये दो पेन है और ये दोनों पेनों को मैंने ऐसे लगाया, तो ये क्या है, सेम प्लेन में है ना, देखो प्लेन सेम है, प्लेन सेम है। अब इसको ऐसे कर दूं तब भी सेम प्लेन में है, तब भी सेम प्लेन में है, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तब भी सेम प्लेन में है,
ठीक, अगर मैं इसको, ठीक है, कि ऐसे एडजस्ट करते जाओ, सेम प्लेन में होने चाहिए, बस सेम प्लेन में होने चाहिए। फिर सातवां है मेरा कोलिनियर, कोलिनियर वेक्टर्स, एक वेक्टर ऐसे, एक वेक्टर ऐसे, सेम लाइन में है, ठीक है, सेम लाइन में है, कोलिनियर, लीनियर, लीनियर, सेम लाइन में है, सेम लाइन में, क्या हो गया, कोलिनियर वेक्टर्स। ऐसे ही एक और यूनिट वेक्टर। अब ये चीज थोड़ी सी दिमाग में लगा लो, यूनिट वेक्टर मतलब कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, फिक्स कर दिया मैंने, मैग्नीट्यूड 1 हो, मैग्नीट्यूड 1 हो, मैग्नीट्यूड 1 हो, इसको भी हम डिनोट करते हैं वही कैप से। अब खुद देखो, मैंने आपको पिछली स्लाइड में क्या बताया था कि ए वेक्टर को मैं ऐसे मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए कैप से डिनोट कर सकता हूं। अब इसमें देखो तो मैग्नीट्यूड मेरा क्या है, 1, मैग्नीट्यूड क्या हो गया 1, तो ए वेक्टर क्या हो जाएगा 1 ए कैप। तो मैं इसको डायरेक्टली भी लिख सकता हूं कि यार ए वेक्टर मेरा ए कैप है, जैसे कि आई कैप जे कैप के कैप होते हैं, जैसे कि आई कैप जे कैप के कैप होते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए मेरी तरफ से इतना है, अगली क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थोड़े बहुत क्वेश्चन अगर मेरे दिमाग में आए कुछ अच्छे तो उनको करवाऊंगा, थोड़ा आपका और कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी इसमें काफी चीजें बची हैं, छोटी मोटी बची हैं, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब है, फिर अपना मल्टीप्लिकेशन आ जाता है, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और अपनी सीट बुक कर लीजिए इस वंदे भारत एक्सप्रेस पर, ट्यूटर्स जेईई एक्सप्रेस, जो कि बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी और आपको पूरा सिलेबस कवर करवाएगी, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना, अच्छा लगे लाइक कर देना, कमेंट कर देना। आज के लिए धन्यवाद।